हेलो ग्रास, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू केसीआई। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कवर अप करना था। इसके पहले हम लोग इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरकॉस्टल मसल्स ये सब चीज़ें कवर अप कर चुके थे, थोड़े से केज के बारे में पढ़ चुके थे। आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा क्या, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। हम सांस कैसे लेते हैं और एक्सपायर या इंस्पायर कैसे करते हैं ना, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के बारे में बात करेंगे। सांस कैसे लेते हैं, जो ये ब्रीदिंग है अपनी, है ना, वो उसका मैकेनिज्म पूरा होता क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें अपने थोरेसिक कैविटी में, केज में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या बदलाव होते हैं जिसकी वजह से हवा अंदर जाती है और बाहर आती है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेंगे आप सभी लोग अगर अभी तक नहीं किया हुआ है तो, है ना। हाँ ठीक है भाई। क्या देखने वाले थे आज अपन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। देखो होता क्या है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। एक सेगमेंट थोड़ा बहुत तो अपन बेसिक पहले ही देख चुके थे, जो एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है उनकी वजह से भी इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन में हेल्प होता था, है ना। जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट होती थी, तो अपना जो ये पसलियां हैं, रिब्स हैं और ये स्टर्नम है, ये ऊपर की तरफ बाहर की तरफ आता था, तो अंदर का वॉल्यूम जो है, अंदर की खाली जगह वो बढ़ जाती थी। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वहां पे प्रेशर क्या हो जाता था, कम हो जाता था। प्रेशर कम हो जाता था एज कंपेयर टू बाहर के एटमॉस्फेयर के मुकाबले। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाती ही है, तो एटमॉस्फेयर से अंदर की तरफ अपने लंग्स में हवा एयर पहुंच जाती थी। आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। क्या, ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस, है ना। दैट इज इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच the atmosphere air is drawn in and expiration by which the alveolar air is released out। क्या कह रहा है यानी जो ये ब्रीदिंग है वो दो स्टेप्स होते हैं इसमें। क्या, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता था, जो एटमॉस्फेयर एक एयर है, बाहरी पर्यावरण की जो हवा है वो अंदर जाती थी, और एक्सपायरेशन में क्या होता था, जो एल्वेलर एयर है, जो अपनी एल्वेलिस में एयर होती है, वो बाहर एटमॉस्फेयर में फेंक दी जाती थी, उसको बोलते थे अपन एक्सपायरेशन। तो ये दो स्टेप्स होने वाले हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, इंस्पायरेशन कैन अकर इफ प्रेशर विद इन द लंग्स, दैट इज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, है ना। मेडिकली स्पेसिफाइड, स्पेशलाइज कर दिया गया है। क्या, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर का मतलब क्या हुआ, प्रेशर विद इन द लंग्स, यानी कि लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है उसको क्या बोल रहे हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक प्लेस व्हेन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कह रहा है भाई, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी कि प्रेशर अपने लंग्स के अंदर कम होता है एज कंपेयर टू द आउटर एटमॉस्फेयर, तो उस टाइम पे क्या होता है, लंग्स में जो है नेगेटिव प्रेशर हो जाता है। नेगेटिव प्रेशर का मतलब कम हो जाता है प्रेशर। भाई नेगेटिव का साइन ये होता है, नेगेटिव का मतलब क्या है, कम। यहाँ पे नेगेटिव का मतलब आप क्या समझेंगे, कम, है ना। तो लंग्स के अंदर कैसा हो जाता है, नेगेटिव प्रेशर हो जाता है, यानी कि कम प्रेशर हो जाता है एज कंपेयर टू बाहर के माहौल के हिसाब से। तो अब फिजिक्स के हिसाब से रूल है कि हमेशा मूवमेंट कहां पे होता है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, है ना। हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी हवा, रूल ही है। तो हाई कहां पे, एनवायरनमेंट में, बाहरी वातावरण में हो जाएगा, और लंग्स में लो हो जाएगा, तो बाहर से अंदर की तरफ हवा चली जाएगी। अब अंदर की तरफ हवा चली गई तो उसको क्या बोलेंगे भाई, इंस्पायरेशन, ठीक है ना। क्या बोलेंगे उसको, इंस्पिरेशन। बात समझ में आ गई होगी। सिमिलरली उसी तरह एक्सपायरेशन भी होता है भाई, ठीक है। जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी कि लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू बाहर के एनवायरनमेंट की तरफ, है ना। बाहर के वातावरण में जब प्रेशर कम हो जाता है और लंग्स के अंदर ज्यादा हो जाता है, तो फिर से भाई कहां हवा जानी है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर,
बात समझ में आ रही है? तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जाएगी, मतलब अपने लंग्स में हायर प्रेशर है तो लंग्स से बाहर एनवायरनमेंट में हवा फेंक दी जाएगी या चली जाएगी। तो वो टर्म हो जाएगा क्या? एक्सपायरेशन। क्या? एक्सपायरेशन या एक्सपिरेशन। ठीक है भाई, ये टर्म आपको क्लियर हो गया। अब यहां पे एक डाउट आता है, ये क्वेश्चन अराइज होता है, नहीं हुआ है अगर तो होना चाहिए था, कि जो प्रेशर है ये कैसे कम हो ज्यादा होता है लंग्स के ऊपर, है ना? तो प्रेशर जो लंग्स के ऊपर है वो कैसे होता है? अपना जो रिब्स हैं, ये पसलियां हैं, यही प्रेशर एक्सर्ट करती हैं लंग्स के ऊपर। और लंग्स तो होता ही है कैसे? सॉलिड और स्पंजी। कैसे होते हैं? स्पंजी। ये तो भाई स्पंज की तरह है, जैसे वो सोखता होता है ना, उसकी तरह। अगर उसको दबा दिया तो वो दबा रहेगा। अगर ये जैसे अपने हाथ में पकड़ा, उसको दबाए हैं तो दबा रहेगा। अगर हाथ अपने छोड़ दिया तो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, स्पंज वैसा ही होता है। तो अपनी ये जो रिब्स हैं ये लंग्स को जकड़े हुए रहती हैं। ठीक है, अपन ने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंटरकोस्टल मसल्स और आपका ये डायफ्राम नीचे जो होता है ना, डायफ्राम, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया मतलब नीचे की तरफ खिंच गया, तो जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया, लंग्स को जगह मिल गई। अब जो रिब्स के ऊपर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो ये जो स्टर्नम है और रिब्स है वो ऊपर की तरफ आ गए, ऊपर की तरफ आ गई, तो ये लंग्स के ऊपर से प्रेशर हटा तो लंग्स अपने आप क्या हो गए? फूल गए। लंग्स फूल गए तो अंदर जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। अंदर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना? तो वही उसी के हिसाब से क्या है, वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो भाई बाहर से अंदर की तरफ हवा आ जाएगी ना। लंग्स में कम हो गया मतलब बाहर एनवायरनमेंट में ज्यादा है, तो हवा कहाँ आनी है? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। बात समझ में आ गई? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जाएगी मतलब बाहर से अंदर की तरफ आएगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा? इंस्पिरेशन हो जाएगा। अब जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हुई तो अपनी ये पसलियां हैं, जो रिब्स हैं, स्टर्नम है, वो अंदर की तरफ शिफ्ट होंगी, तो लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वो तो स्पंज है, वापस से उसको पिचकना पड़ेगा। तो मतलब वॉल्यूम कम होगा अंदर का। जब वॉल्यूम कम होगा तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। भाई ये लंग्स, ये पसलियां क्या कर रही हैं? उस पर प्रेशर ही तो डाल रही हैं, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर मतलब हवा अंदर से बाहर की तरफ फेंक दी जाएगी। ठीक है, इसी में अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे उसमें। और डायफ्राम भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस वॉल्यूम को बढ़ाने में और कम करने में। ठीक है, जब वॉल्यूम कम होगा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा। नॉर्मल कंडीशन में वो कैसा होता है? डोम शेप होता है, यानी कि ऐसा। अब मान लो ऐसा है आपका, तो यहाँ पे स्पेस यानी कि वॉल्यूम कम है। अब सांस लेंगे तो मतलब इंस्पायरेशन हो रहा है, मतलब वॉल्यूम वहां पे क्या है? बड़ा होना चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए एज कंपेयर टू बाहर के माहौल के हिसाब से, है ना? तो इंस्पिरेशन वैसे होगा। ठीक है ना? तो इंस्पिरेशन में क्या होता है कि आपका ये जो है ना स्ट्रेच हो जाता है, क्या? डायफ्राम नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, देखो अब इंस्पिरेशन को अपन डिटेल में डीपली थोड़ा डिस्कस कर लें। इंस्पिरेशन जो होता है, जो अपन सांस लेते हैं, वो कैसी प्रोसेस है? एक एक्टिव प्रोसेस है। इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। अब एक्टिव प्रोसेस से आपका क्या मतलब है? कि जिसको करने में आपकी एनर्जी खर्च हो, एनर्जी खर्च हो, तो उसको क्या बोलते हैं आप? एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। और जिस प्रोसेस को करने में या कराने में आपकी कोई भी एनर्जी खर्च ना हो उसको बोलते हैं आप पैसिव प्रोसेस। क्या बोलते हैं भाई? उसको पैसिव प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है,
तो इंस्पिरेशन कैसा है, एक एक्टिव प्रोसेस है। नॉर्मली इट टेक्स अराउंड 2 सेकेंड। इंस्पिरेशन में कितना समय लगता है, नॉर्मली 2 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स टेक्स प्लेस। मैंने पहले ही बता दिया है आपको क्या, तो इंस्पिरेशन के दौरान क्या है, डायफ्राम में और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, मतलब बाहर की जो मसल्स है वो सिकुड़ेंगी। बाहर की मसल्स सिकुड़ी मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, बाहर की तरफ, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। वॉल्यूम को बढ़ाना है, मेन कॉन्सेप्ट, मेन फंडा क्या है भाई, वॉल्यूम को बढ़ाना है। सीधी सी बात ये है, लॉजिक आप समझ लो, वॉल्यूम को बढ़ाना है ताकि प्रेशर कम हो। वॉल्यूम बढ़ेगा ताकि प्रेशर कैसा होगा, कम होगा, ठीक है ना। वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है यहाँ पे, है ना। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होगा। तो सिंपल सी बात है, इंस्पिरेशन में आपको क्या करना है, वॉल्यूम बढ़ाना है, वॉल्यूम बढ़ाना है इंस्पिरेशन में। ये लॉजिक कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल लो, बस सिंपल सी बात है, सब हो जाएगा, है ना। क्या करना है भाई, वॉल्यूम बढ़ाना है इंस्पिरेशन में, ठीक है। तो कैसे, अब वॉल्यूम बढ़ेगा कैसे भाई, इतना वॉल्यूम है तो इसमें अगर इंटरकॉस्टल ये डायफ्राम ऊपर की तरफ है तो इसको नीचे की तरफ भेजना पड़ेगा, और ये नॉर्मल कंडीशन होती है, रिलैक्स कंडीशन। नीचे भेजना है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा, किसको, डायफ्राम को, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करा दिया, और ये मसल्स मतलब ये रिब केज है ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, रिब्स और स्टर्नम, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। कैसे शिफ्ट होगी भाई, जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा, तो वो अपने आप ही बाहर की तरफ हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा। तो भी सिंपल सी बात है, क्या होगा भाई, कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, डायफ्राम बिकम फ्लैट एंड इज पुश टुवर्ड्स एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी आपका ये नीचे वाली कैविटी है, पेट वाला रीजन, तो उसकी तरफ डायफ्राम को खींच दिया जाता है ना। तो उस कंडीशन में वो कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, एंड पुश टुवर्ड्स द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है भाई। और क्या होता है इंस्पिरेशन में, स्टर्नम मूव्स टुवर्ड्स वेंट्रल एंड एंटीरियर डायरेक्शन, है ना। जो आपकी स्टर्नम है वो वेंट्रल और एंटीरियर डायरेक्शन में मूव होगी। वेंट्रल मतलब आगे की तरफ, एंटीरियर मतलब ऊपर की तरफ, यानी कि आगे की तरफ और ऊपर की तरफ, इस डायरेक्शन में स्टर्नम आपकी मूव होगी, ताकि तभी तो वो वॉल्यूम बढ़ेगा। मेन कॉन्सेप्ट अपन को ध्यान क्या देना है भाई, इंस्पिरेशन में वॉल्यूम को बढ़ाना है और प्रेशर को कम करना है, तभी क्या होगा, इंस्पिरेशन। तो ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम बढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम हो रहा तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, रिब्स मूव टुवर्ड्स आउटसाइड एंड वेंट्रल साइड, ठीक है ना। रिब्स क्या होता है, आउटसाइड बाहर की तरफ, वेंट्रली मूव करेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस रिएक्शंस, इन सब का परिणाम क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इज इंक्रीज्ड, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इज इंक्रीज्ड, so the pressure of pleural fluid over the lungs is decreased। तो इसी कारण की वजह से जो प्लूरल फ्लूइड का प्रेशर है लंग्स के ऊपर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ड्यू टू स्पंजी नेचर लंग्स एक्सपैंड, तो जब रिब्स का और जो फ्लूइड का प्रेशर है, प्लूरल फ्लूइड जो प्लूरल कैविटी के बीच में भरा होता है ना फ्लूइड, वो प्रेशर एक्सर्ट करता है लंग्स के ऊपर। जब उसका प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होगा तो भाई वो लंग्स क्या करेंगे, एक्सपेंड कर जाएंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस एयर प्रेशर इन द लंग्स इज डिक्रीज एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाहर के प्रेशर, बाहर के वातावरण के प्रेशर के कंपेयर में लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाता है। नाउ एयर रशेस फ्रॉम आउटसाइड थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड फिल द लंग्स। तो अब क्या करता है भाई, रेस्पिरेटरी ट्रैक से होती हुए एयर भागती है, दौड़ती है लंग्स की तरफ। कहां से, बाहर के एनवायरनमेंट से, बाहरी वातावरण से हवा
अंदर की तरफ भागती है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेशर कम हो गया है। अब प्रेशर बाहर ज्यादा है तो ज्यादा से कम की तरफ तो हवा जाएगी ही जाएगी। आपको पहले ही मैंने बता दिया है, कहां पे? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। क्लियर है भाई? इंस्पिरेशन का फंडा क्लियर हो गया होगा। डन 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 डन। ठीक भाई, अब एक्सपायरेशन में ठीक उसका उल्टा कर लो। क्या कर लो भाई? एक्सपायरेशन में ठीक उसका उल्टा कर लो। ठीक है क्या? नॉर्मल एक्सपायरेशन इज अ पैसिव एक्टिविटी। नॉर्मल एक्सपायरेशन इज अ पैसिव एक्टिविटी, मतलब एनर्जी खर्च नहीं होगी। एनर्जी खर्च नहीं होगी। इट टेक्स अराउंड 3 सेकेंड। कितना? 3 सेकेंड लगते हैं। इंस्पिरेशन में कितने लगते थे? 2 सेकेंड लगते थे। मतलब नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन में 3 2 5 सेकेंड लगते हैं। ये लियो, एक और चीज पता चल गई। ठीक है क्या? ड्यूरिंग एक्सपायरेशन कॉन्ट्रैक्शन इन एनी मसल डस नॉट टेक प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ध्यान करने वाली बात है। क्या? ड्यूरिंग एक्सपायरेशन कॉन्ट्रैक्शन इन एनी मसल डस नॉट टेक प्लेस, यानी कि किसी भी मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। अभी तो अपन ने पढ़ा था कि जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो वो अंदर की तरफ शिफ्ट होता है तो एक्सपायरेशन होता है। लेकिन यहां पे क्या लिखा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। अब ये क्या लफड़ा है बताते हैं आगे और पढ़ते हैं भाई। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन रिलैक्सेशन इन डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स टेक्स प्लेस। मतलब देखो क्या कह रहा है, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी इंस्पिरेशन के दौरान पे वो अब रिलैक्स हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली ही अपने आप ही जो वॉल्यूम है वो कम होने लगता है। ठीक है। रिलैक्सेशन एंड डायफ्राम, डायफ्राम जो नीचे की तरफ खींचा गया था वॉल्यूम बढ़ाने के लिए वो रिलैक्स हो जाता है तो भाई ये डायफ्राम फिर अपने डोम शेप में ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और जो ऊपर की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट थी वो भी रिलैक्स हो जाती हैं तो फिर से वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब छाती यहां से नीचे की तरफ गई, ये डायफ्राम ऊपर की तरफ आया, मतलब वॉल्यूम तो फिर से कम होता गया ना। वॉल्यूम क्या हो गया भाई? कम हो गया। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिलैक्सेशन, इसी रिलैक्सेशन का रिजल्ट है डायफ्राम स्टर्नम एंड रिब्स अटेन देयर एक्चुअल नॉर्मल पोजीशन। मतलब जिस पोजीशन में वो नॉर्मली थे उसी पोजीशन में वो वापस से आ जाते हैं। ड्यू टू विच द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इज डिक्रीज्ड, जिसकी वजह से क्या होता, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अभी प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज होगा मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा। एंड प्रेशर ऑफ थोरेसिक केज ऑन लंग्स इज इंक्रीज्ड। क्या हो गया भाई? बढ़ गया। Thus the air which was filled in lungs goes outside through respiratory tract। तो अब जो लंग्स में हवा भरी हुई थी वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए बाहर के तरफ चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? चली जाएगी। तो जब वो हवा चली जाएगी तो उसी को तो क्या बोलते हैं भैया? एक्सपायरेशन बोलते हैं। अरे नहीं बोलते हैं क्या? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब नॉर्मल ब्रीदिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एब्डोमिनल ब्रीदिंग। जो अपन नॉर्मली ब्रीथ करते हैं उसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। क्योंकि आप ऑब्जर्व करिए, अभी जहां पे बैठे हैं वहीं से देखिए, नॉर्मल ब्रीदिंग करिए तो उसमें आपका जो पेट है वो अंदर और बाहर की तरफ होगा। तो इसीलिए इस पेट वाले रीजन को एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल स्पेस कहा जाता है। इसीलिए उसको नॉर्मल ब्रीदिंग को क्या कहा जाएगा? एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहा जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट, we have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles. This is called forceful breathing. मतलब यहां पे अपन बात कर रहे थे नॉर्मल ब्रीदिंग की, लेकिन कुछ मसल्स हैं अपने अंदर, ऐसी क्षमता है जिसकी वजह से हम फोर्सफुल ब्रीदिंग भी करा सकते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ एडिशनल मसल्स के हेल्प से हम स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन को चेंज कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। उस केस में ब्रीदिंग को क्या कहेंगे अपन? फोर्सफुल ब्रीदिंग कहेंगे। बात क्लियर हो गई होगी आप सभी लोगों को? दंडना डन डन, ठीक है ना भाई, है ना? तो एक्सपायरेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है, एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, हर चीज आपने पढ़ ली है। अब इसको अगर सम अप करें तो सिंपल सा फंडा है जो आपको समझ में आ रहा होगा या आया होगा, मैं आपको समझा दूं कि भाई वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम और प्रेशर का खेल है पूरा, क्या? प्रेशर का और वॉल्यूम का। ठीक है, आपको इंस्पिरेशन कराना है, यानी कि हवा अंदर खींचनी है, तो क्या करना पड़ेगा? हवा अंदर खींचनी है, जाहिर सी बात है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, हवा जहां भी जाती है वो कहां जाती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बस। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, खत्म, बस हो गया। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है हवा। अब आप इंस्पिरेशन कॉन्सेप्ट को देखो, हवा अंदर कब जा रही है? इंस्पिरेशन मतलब सांस अंदर लेनी है, मतलब हवा को अंदर जाना चाहिए इंस्पिरेशन में। ठीक है, इंस्पिरेशन में हवा अंदर जानी चाहिए, मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी, मतलब बाहर हाई प्रेशर होना चाहिए और लंग्स के अंदर लो प्रेशर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लंग्स के अंदर कैसा होना चाहिए? लो प्रेशर होना चाहिए। कंपेयर करते जाना जो भी आपने पढ़ा है पूरा गुणा भाग। लंग्स के अंदर कैसा होना चाहिए? लो प्रेशर होना चाहिए। जब लो प्रेशर होना चाहिए तो मतलब क्या है भाई? वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए। वॉल्यूम कैसा? वॉल्यूम बढ़ा दो तो अपने आप लो प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब वॉल्यूम बढ़ेगा कैसे? वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब ये जो अपना डायफ्राम है अभी वो रिलैक्स है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा, यानी कि नीचे की तरफ खींचना पड़ेगा, तभी तो ये वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है भैया, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, पहली बात लिख दूं यहां पे, क्या होगा? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। पहला पॉइंट आ गया, डायफ्राम कैसा होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब वॉल्यूम और कैसे बढ़ेगा? अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करा दो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को भी क्या करा दो? कॉन्ट्रैक्ट करा दो। ठीक है भाई, हाँ हो गया। तो अब इन दोनों की वजह से क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कैसे? स्टर्नम भी बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी और रिब्स भी, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये हो गया आपका क्या? इंस्पिरेशन। ये कंडीशन किसकी है आपकी? इंस्पिरेशन की। अब एक्सपायरेशन में सिंपल सी बात है, क्या करना पड़ेगा भाई? एक्सपायरेशन में वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा। एक्सपायरेशन में क्या करना पड़ेगा? एक्सपायरेशन में क्या करना पड़ेगा भाई? वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा। वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा। वॉल्यूम कम कैसे होगा? हर एक मसल्स को रिलैक्स करा दो, मतलब जो अपन ने डायफ्राम था वो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था ना, उसको क्या करा दो भाई? रिलैक्स करा दो। और जो एक्सटर्नल
इंटरकोस्टल मसल्स थी उसको भी क्या करा दो, रिलैक्स करा दो। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। कहाँ बढ़ जाएगा, लंग्स के अंदर। जब लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा और एटमॉस्फेयर में कम हो जाएगा तो हवा मूव करती है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, मतलब अंदर से कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो क्या होगा वो, एक्सपायरेशन। क्या होगा आपका, एक्सपायरेशन। फंडा क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो गए कि नहीं हुए, क्लियर हो गए। तो आपका हो गया क्या, एक्सपायरेशन हो गया। आगे बढ़े भाई, है ना, डन डना डन 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 डन। ठीक है ना। हाँ, अब देखो उसी चीज को डायग्राम के थ्रू भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों को पहली बात तो क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो वो समझ लेंगे या फिर देख लेंगे। ठीक है, देखो यहां से मान लो क्या होनी है आपकी, एयर एंटर करनी है। ठीक है, ये आपका जो है रिब्स है ना, ये आपका रिब केज है, रिब्स है। ये आपका क्या है भाई, डायफ्राम है। ठीक है, तो ये जो पहला है केस वो कैसा है, इंस्पिरेशन का केस है। पहला कैसा है, ये वाला डायग्राम का है इंस्पिरेशन का। तो इंस्पिरेशन में क्या होता था, सिंपल सी बात है, इंस्पिरेशन में हवा अंदर जानी होती थी। हवा अंदर कब जाएगी, जब प्रेशर अंदर कम होगा और बाहर ज्यादा होगा। तो प्रेशर अंदर कम करने के लिए वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। अब वॉल्यूम जब बढ़ाना है तो ये डायफ्राम, वॉल्यूम मतलब ये है, ये वाला वॉल्यूम। ठीक है, ये जगह बढ़ानी है तो ये जो डायफ्राम है वो उसको नीचे की तरफ खींचना पड़ेगा, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये फ्लैट हो जाएगा। तो अब इसको इतनी जगह मिल जाएगी, यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा, पहली बात तो ये डायफ्राम को नीचे की तरफ खींचना पड़ेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। और ये मसल्स हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये भी इस डायरेक्शन में जाएगी, है ना। तो इस डायरेक्शन में जाएगी, ये नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो ये खाली जगह है वो क्या होगी भाई, बढ़ जाएगी, है ना। तो हवा आसानी से, खाली जगह बढ़ जाएगी यानी वॉल्यूम बढ़ गया, तो प्रेशर कैसा हो गया, कम हो गया। प्रेशर कम हो गया, बाहर की तरफ प्रेशर कैसा है, ज्यादा है, तो हवा बाहर से अंदर की तरफ आसानी से आ जाएगी। तो आपका ये पहली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, किसकी, इंस्पिरेशन की। क्लियर है। अब दूसरे केस में मान लो एक्सपायरेशन होना है, तो उसमें क्या होगा, ये डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स हो जाएगा यानी कि वापस से अपनी ओरिजिनल कंडीशन में पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहले था। और ये एक्सटर्नल मसल्स जो थी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये भी रिलैक्स हो जाएंगी। तो ये अंदर की तरफ होगा। अब ये इस तरफ से अंदर जा रहा है, ये इस तरफ से अंदर जा रहा, तो अंदर की जो जगह है वो कम हो रही। तो यहाँ पे अंदर की जो जगह यानी कि वॉल्यूम क्या हो रही, कम हो रही। वॉल्यूम कम हो रही तो प्रेशर बढ़ रहा है। यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है और बाहर जो प्रेशर है वो कम है, तो यहाँ से हवा ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगी, बाहर हवा चली जाएगी। ठीक है, बाहर हवा चली जाएगी तो क्या हो जाएगा आपका, एक्सपायरेशन। ठीक है ना भाई, क्या हो जाएगा आपका, एक्सपायरेशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन कॉन्सेप्ट अपन ने देखा, समझा, है ना। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ये कॉन्सेप्ट आज अपन ने समझा, ये टॉपिक आज अपन ने कवर अप किया। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना, हवा जो मूव करती है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, और जहां वॉल्यूम बढ़ा दोगे वहीं प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है,
तो इंस्पिरेशन है, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ हवा जानी है। हवा को कहाँ भेजना है? इंस्पिरेशन में, बाहर से अंदर भेजना है ना। तो बाहर प्रेशर ज्यादा करना पड़ेगा, अंदर प्रेशर कम करना पड़ेगा। अब अंदर कम कैसे होगा? प्रेशर कम तभी होगा जब उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम बढ़ा दो भाई। नीचे वाला ये डायफ्राम है, इसको नीचे खींच दो, कॉन्ट्रैक्ट कर दो। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दो बाहर की तरफ, उसको भी खींच दो, है ना। तो वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर कम होगा वैसे ही झन्न देना, झन्न देना क्या होगा भाई? आपकी ये हवा बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगी। सेम उसका उल्टा एक्सपायरेशन में होगा, है ना। एक्सपायरेशन में डायफ्राम को क्या करना है? रिलैक्स करना है, ठीक है। और ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से उसको भी रिलैक्स कर दो, है ना। तो जैसे वॉल्यूम इसके ऊपर, लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वॉल्यूम वैसे ही क्या होगा? कम होगा। तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा और बाहर कम होगा तो वैसे ही झन देना, आपकी हवा आउट हो जाएगी, बाहर पहुंच जाएगी। एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे देखने वाली ये है कि एक्सपायरेशन में नो मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड, है ना। किसी भी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है एक्सपायरेशन में। एक्सपायरेशन में नो कॉन्ट्रैक्शन, नो कॉन्ट्रैक्शन इन एनी मसल। ये चीज ध्यान देना, ठीक है। किसी भी मसल्स में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, किसमें? एक्सपायरेशन में। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, है ना। यहां पे ऑप्शन में क्या क्या है ये बहुत मायने रखता है। अगर उसमें ऑप्शन में दे दिया जाए कि ड्यूरिंग एक्सपायरेशन नो कॉन्ट्रैक्शन इज देयर, तो बात ठीक हो जाएगी, उसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। लेकिन अगर उसमें ऑप्शन में ये है कि एक्सपायरेशन के दौरान कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यहां पे तो मान लो अपन ने देख लिया कि क्या क्या चीज होती है क्या नहीं होती। मैं आपको ये क्वेश्चन बना के देता हूं। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन विच मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये मैं आपको एक क्वेश्चन बना के देता हूं फटाफट, ऑप्शन के हिसाब से देखना है ना। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन which muscles कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन विच मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक्सपायरेशन के दौरान कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब अभी तो आपने पढ़ा था कि कोई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती एक्सपायरेशन के दौरान, बिल्कुल ठीक पढ़ा था भाई। ऑप्शन देख लो। ए ऑप्शन जो है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है भाई, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। बी ऑप्शन जो है आपका एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, है ना। और सी आपका क्या है? डायफ्राम, डायफ्राम। और डी आपका कुछ भी मान लो क्या है? स्टोमक। अब ये ऑप्शन के हिसाब से आपको, मैंने हर बार कहा है, हमेशा कहा है, नीट में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चलता है। तो आप पहले से जानते हैं कि एक्सपायरेशन के दौरान कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है, वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में से क्या क्या ठीक है, क्या क्या ऑप्शन से अपन टिक कर सकते हैं, नहीं चार में से। तो आपको पहले ऑप्शन देखना पड़ेगा कि जो एक्सपायरेशन है उसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल का कॉन्ट्रैक्शन होता है क्या? वो तो इंस्पिरेशन में होता है।
है ना। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा जैसे ही तो बाहर से हवा अंदर की तरफ आ जाएगी। तो इंस्पिरेशन में होता है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। डायफ्राम में भी क्या कॉन्ट्रैक्शन होता है क्या? डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन कब होता था? जब इंस्पिरेशन में। तो ये भी कंडीशन इंस्पिरेशन की है ना, ये भी किसकी है? इंस्पिरेशन की है। ये भी कंडीशन किसकी है? इंस्पिरेशन की है। अब स्टोमक का तो कोई लेना देना ही नहीं है इससे, कॉन्ट्रैक्शन ऑन्ट्रैक्शन से। तो इसमें जाहिर सी एक ही ऑप्शन बचता है कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो यही ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा, यही ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल तो कॉन्ट्रैक्ट करता था जब इंस्पिरेशन होता था, और एक्सपायरेशन के दौरान एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होती थी। जो अंदर की है उसको कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे अगर आप, तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो हवा बाहर की तरफ फेंकी जाएगी। हवा जब बाहर की तरफ जाएगी तो वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगी? आपकी एक्सपायरेशन को सेटिस्फाई कर देगी। तो इस तरीके का भी एक क्वेश्चन बन सकता है जिसको आप ध्यान रखेंगे, है ना, जो आपको मालूम होना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो आज का ये लेक्चर अपन यहां तक अपन रखते हैं। बाकी जो भी है अगले सेगमेंट में ब्रीदिंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। होपफुली आपको सभी चीजें बेहतर तरीके से क्लियर हो गई होंगी। बाकी अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे अहेड, थैंक यू।